हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल और मेरी इस क्लास में आप सबका मोस्ट वेलकम। तो आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल की हमारी सेकेंड क्लास। लेक्चर 1 में हमने पीरियोडिक टेबल क्या पढ़ा, क्लासिकल अप्रोचेस के बारे में। हिस्ट्री हमने जो भी थी पीरियोडिक टेबल की उस सब को हमने देखा कि किस तरह से हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, उस तक पहुँचे हैं। क्लास को आज की शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देखने जा रहे हैं वो लोग पहले इसका लेक्चर 1, ये #2 है, #1 लेक्चर आप पहले जाकर देख लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। साथ ही क्लास अटेंड जब आप करेंगे तो आपको पूरा मज़ा भी आएगा। और जो लोग वो लेक्चर देख चुके हैं उनको ये गारंटी मैं देता हूँ कि आज की क्लास उनके लिए सुपर डुपर हिट होने वाली है, क्योंकि आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कवर करेंगे। क्या अप्रोच है उस तक पहुंचने का, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या, हम सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने अपना डिस्कशन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तक कवर करके छोड़ दिया था, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग आप सभी लिख लीजिएगा सबसे पहले कि अप्रोच टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अप्रोच टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब भी अगर हम बात करते हैं तो हमने पिछली क्लासेस में कई साइंटिस्ट के रिसर्च वगैरह को पढ़ा, जैसे डोबेराइनर हो गए, सर AEBD जैनकोटिस, न्यूलैंड्स, मेंडलीव्स वगैरह। इसमें ही एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर हेनरी मोज़ले। सर हेनरी मोज़ले, ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, इन शॉर्ट उन्हें मोज़ले कहकर भी बुलाते हैं। तो सर हेनरी मोज़ले ने आफ्टर मेंडलीव जब एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे एक्स-रे डिफ्रैक्शन का, बेसिकली वो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को स्टडी कर रहे थे कि एटम्स की प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन किस तरह से होता है क्या नहीं। उनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी टेक्निकल था, तो इस वजह से उसके बारे में एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड डिस्कशन मैं आपके सामने नहीं करूँगा, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल वे में अगर मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करूँ तो सर हेनरी मोज़ले क्या कर रहे थे, कुछ एलिमेंट्स इन्होंने लिए हुए थे और उनके ऊपर एक्स रेज डाल के ये डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज डालकर उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और जो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी थी, एक्स रेज की, ये यहाँ पर ये जो न्यू बना हुआ है ये क्या है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। साउंड चैप्टर वगैरह में आपने फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9 में, वेव वगैरह वाले चैप्टर में, तो इस टर्म से तो आप फेमिलियर हैं। Z यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक्स रेज वगैरह डालकर उन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में ऐसे ग्राफ्स बना रहे थे, ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे थे कि देखो किस तरह से वेरिएशन होता है। ग्राफ ड्रॉ करते समय ना इन्होंने एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी और ग्राफ बना लिया, ठीक है। फिर इन्होंने बोला ना कि एक काम करता हूँ यार, मैं सेम ग्राफ जो है वो बनाता हूँ इस बार एटॉमिक वेट के साथ, यानी इस बार इन्होंने मोटिव दिया मास नंबर को और फिर से फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया। तो लिटरली इस बार उन्होंने देखा ये कि जब भी मैं ये वेरिएशन का ग्राफ एटॉमिक नंबर के केस में बना रहा हूँ तो इस ग्राफ में जो वेरिएशन है, जो चेंजिंग्स है ना, वो इस ए वाले ग्राफ के कंपैरिजन में कम है। जैसा कि मैंने एक रफली ग्राफ यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाया है, देखिए इस ए वाले ग्राफ में वेरिएशंस कितने ज़्यादा हैं रिलेटिव टू ये जेड वाला ग्राफ। मतलब कि क्या कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट का, तो सर हेनरी मोज़ले ने कंक्लूजन ये दिया कि अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, जो पीरियोडिसिटी की हमने बात की थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, कि अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यानी पीरियोडिसिटी को मास यानी वेट को छोड़कर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ज़्यादा मतलब डिस्कस करें तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मतलब इनके कहने का ये था कि आप मास वाला कॉन्सेप्ट हटाओ और मास की जगह अगर एटॉमिक नंबर को आप बेस मानकर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करते हो तो आप ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर पाओगे। साइंटिस्ट को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उन्होंने काफ़ी टेक्निकल वर्क, काफ़ी टेक्निकल अप्रोच था, साइंस काफ़ी ज़्यादा टाइम तक तरक्की कर चुका था। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो एक बार बात मान के देखते हैं
स्टडी की गई और सर हेनरी मोज़ले का आइडिया यहाँ से फिट बैठ गया। अब जैसे ही सर हेनरी मोज़ले का आइडिया फिट बैठा तो ये हमारे लिए बन गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बस इतना है, जैसे एंशिएंट फर्स्ट पीरियोडिक लॉ मेंडलीफ ने दिया था, उसमें मेंडलीफ ने क्या बोला कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। मतलब एटॉमिक मास के साथ ही प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। लेकिन सर हेनरी मोज़ले ने तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट ही खल्लास कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि आप मोटिव मानकर चलो किसको? एटॉमिक नंबर को। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारे लिए क्या बना कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, साथ साथ में ही आप भी नोट करते चलेंगे, ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है एलिमेंट्स की, वो उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, ना कि उनके एटॉमिक मास का, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मोज़ले। यही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसे हम आज अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में यूज़ करते हैं। यही कॉन्सेप्ट अब हम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली सर हेनरी मोज़ले ने ये प्रूव किया कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ये एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ओवरऑल सिंपली कहने का मतलब ये है कि मेंडलीफ ने बोला था प्रॉपर्टी में चेंज आएगा एटॉमिक मास के वजह से, लेकिन सर हेनरी मोज़ले ने बोला ना कि यार जो चेंज आएगा ना वो एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर की वजह से आएगा। और जो एटॉमिक नंबर की वजह से जो चेंज आएगा वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, वेरिएशन बहुत ही रिलेटिव होंगे, तो आपको स्टडी करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल आराम से। अब मैं आपको जरा इस एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ बता देता हूँ, हालांकि क्लास 9 में हम सभी पढ़ के आए हैं। देखिए, सिंपल एलिमेंटल स्ट्रक्चर, किसी एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं एटम ऐसा एक गोला होता है जिसके सेंटर पर एक और छोटा सा पॉजिटिव गोला होता है। ये पॉजिटिव गोले को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस में कौन रहता है? इस न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, जिसे हम E+ से डिनोट करते हैं, और इसमें रहता है न्यूट्रॉन, जिसे हम 0n1 से डिनोट करते हैं। बात आ गई समझ में? न्यूक्लियस किसका किसका घर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियस के किनारे सर्कुलर ऑर्बिट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भाई साहब चक्कर काटते रहते हैं, जैसे कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर काटते हैं। अब अर्थ है, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन, सन के चारों तरफ घूमना रेवोल्यूशन। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी ना रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों फॉलो करता है, अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, साथ ही सन के चारों तरफ भी घूमता है। अब देखिए, अगर इस एटम पे ऊपर चार्ज 0 है, मतलब ये कैसा है? न्यूट्रल। इसके ऊपर चार्ज कैसा है? 0। तब मैं ये बोलूँगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। जब इसमें दोनों का चार्ज कैसा है? 0। मतलब अगर इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। समझ में आ गई बात? अब यही न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, इसी को हम बोलते हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। मतलब अब अगर कहीं आपको दिखा मिल जाए Z, तो Z का मतलब आप सिंपली क्या समझेंगे? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात आ गई समझ में? तो सर हेनरी मोज़ले के अकॉर्डिंग जब भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो वो होंगी ड्यू टू चेंज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स। समझ में आ गई बात? यही कॉन्सेप्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर है क्या, किस टाइप की होती है, कितने ग्रुप कितने पीरियड, पूरा उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यहाँ मैंने आपको समझा दिया, बट आपको ध्यान रखना होगा कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, सर हेनरी मोज़ले। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम सब लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हम हेडिंग यहाँ से लिख लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हम इसे बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन में आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी जो सिस्टम है एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का, वो डिवाइड है ग्रुप्स और पीरियड्स में। समझ में आ रही बात आपको? ग्रुप्स और पीरियड्स में। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था टोटल 7 ग्रुप्स थे और टोटल 9 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स में उनकी टेबल डिवाइड थी। बट हमारी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने? 18 ग्रुप्स। और नंबर ऑफ पीरियड्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 7 पीरियड्स हैं। समझ में आ गई बात? साथ ही साथ में इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को 4 सब ग्रुप्स या सब ब्लॉक्स में भी बांटा गया है। सब ग्रुप्स या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं, इसमें भी बांटा गया है। अब ये 4 सब ग्रुप्स या ब्लॉक्स कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। समझ में आ रही है बात? ये 4 सब ग्रुप्स हैं जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बांट दिया गया है। अब यहाँ से देखिए हर एक, अगर मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिखाऊं तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे इन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। बात आई आपको समझ में? हर एक पीरियड जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ऐसे करते करते हम फाइनली 18 ग्रुप्स तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर मैं किसी ग्रुप में, पीरियड में अप टू डाउन इस तरह से मूव करता हूँ, ठीक है, वाइल मूविंग इन अ पीरियड, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि शेल चेंज हो जाता है। शेल क्या होता है? चेंज हो जाता है। शेल चेंजेस। जब भी फर्स्ट पीरियड से आप सेकंड पीरियड में आए तो शेल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब एन यहाँ पर मेरे लिए क्या है? नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। और यही किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल को भी, नंबर ऑफ शेल को। तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करोगे, किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे, सॉरी मुझे लगता है इसके पहले मैंने पीरियड बोल दिया था, नहीं, तो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे तो क्या चेंज होगा? शेल। और शेल मतलब शेल यहाँ पर पीरियड का जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ शेल को ही इंडिकेट करता है। जैसे फर्स्ट पीरियड मतलब फर्स्ट शेल, सेकेंड मतलब सेकेंड, थर्ड मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी तरह से एंड सो ऑन, आगे इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अभी तो फिलहाल 7 तक ही है, ठीक है। अब अगर कुछ और जनरल इंट्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, अगर आप, ये तो अप टू डाउन मूव करने की बात थी, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मतलब आप कहाँ बढ़ रहे हैं? पीरियड में मूव कर रहे हैं। अप टू डाउन मूव करने का मतलब आप किस में चल रहे हैं? ग्रुप में चल रहे हैं। समझ में आई बात? तो ग्रुप में बढ़ने पर शेल चेंज होता है, लेकिन जब आप पीरियड में बढ़ते हैं तो यहाँ पर शेल कांस्टेंट रहता है, शेल कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई बात? ठीक, ये तो जनरल इंट्रोडक्टरी थी। अब अगर हम और कुछ जनरल बातें करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में तो देखिए इस टेबल को बनाया था नील्स बोर ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, नील्स बोर ने इस टेबल को बनाया था। और इस टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से, ठीक है। मतलब टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। बात आ गई समझ में? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी Z।
यानी कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो z इंक्रीजेस, z क्या करता है, इंक्रीज करता है विद 1 यूनिट, 1 यूनिट इंक्रीज करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर हैं और एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इधर आ गया तो 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 3, 4, फिर मान लीजिए ग्रुप के एंड में आप पहुँचे तो कितना 18, अब 18 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा 19, 20, 21, 22, इस तरह से यहाँ पर एटॉमिक नंबर जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये भी एक बात हमने देख ली। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 119 नहीं कह सकते, 118 एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए गए हैं, जिनके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं मतलब साइंटिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनकी केमिस्ट्री वेल नोन है एकदम। और 119 मतलब 119वां जो एलिमेंट है उसके बारे में अभी रिसर्च चल रही, वो अनकन्फर्म्ड है। तो हम कन्फर्म्ड 118 एलिमेंट्स कह सकते हैं कि आज हमें मालूम है। अब इसमें से भी देखिए जो 94 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इस पूरी टेबल के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ तो 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं इस पूरी टेबल में जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, और इन एलिमेंट्स में भी जो पूरी रेंज है कि हाइड्रोजन से लेकर OG यानी कि ऑर्गेन्सन, कहाँ से कहाँ तक लेकर, हाइड्रोजन से लेकर ऑर्गेन्सन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे नेचुरली एग्जिस्टेबल एलिमेंट्स हैं जो नेचर में भी पाए जाते हैं। रिमेनिंग इसके बाद आफ्टर रेडियम जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है, वो सारे कैसे हैं, मैन मेड है। तो इसके बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं 94 एलिमेंट्स के बाद, वो कैसे हैं, मैन मेड है। तो आफ्टर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेप्ट दीज ऑल आर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड भी कह सकते हैं हम इन्हें, मैन मेड। ठीक है, ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब आपको देखिए याद रखना होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप याद रखेंगे हमारी आज की जो हम पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं उसमें 18 ग्रुप्स हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं, 4 ब्लॉक्स में ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल डिवाइड है, S, P, D और F ब्लॉक्स में। उसके बाद इसमें टोटल 118 कंफर्म्ड एलिमेंट्स हैं, 119 एलिमेंट के बारे में रिसर्च अभी चल रही है। इसमें अरेंजमेंट का मेथड क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट्स को यहाँ पर इस टेबल में अरेंज किया गया है। 94 एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एकदम फ्रीली, और साथ ही साथ में इसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें आर्टिफिशियली हमने लैब में सिंथेसाइज किया है, लैब में बनाया है। तो इतनी जनरल इंफॉर्मेशन के बाद चलिए अब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल की, एक एक ब्लॉक ग्रुप वगैरह के बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आगे पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसे रफली पूरी पीरियोडिक टेबल हम नहीं बनाएंगे, बस मैं आपको अरेंजमेंट समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये जो अरेंजमेंट होता है वो होता कैसा है। तो यहाँ से इस टाइप के ऐसे 2 ग्रुप्स मैंने बना लिए, 18, ठीक है, ये सारे 18 मेरे ग्रुप्स हो गए, 18 ग्रुप्स हो गए पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए कुछ इसी तरह से अरेंज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से ये आता है मेरा फर्स्ट पीरियड। ठीक है, उसके बाद ये नंबर सब मैं मिटा देता हूँ बिकॉज ये बस हमने ग्रुप्स मार्क करने के लिए लिखे थे। ये भी रफ में कर देता हूँ बीच में से, क्योंकि देखिए यहाँ से ये फिर ये पीरियड इस तरह से वहाँ पर कंटिन्यू है। फिर इसके बाद यहाँ से आएगा सेकंड हमारा पीरियड, तो मैं इसे ऐसे मैच करा देता हूँ इस जगह से। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पीरियड। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड वाला पीरियड,
कंप्लीट स्ट्रक्चर रफ ही भले से, लेकिन मैं आपको एकदम डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। ये हो गया मेरा पीरियड्स की। देखिए अब मार्किंग कर लेते हैं। तो ये इधर से इधर मेरा कौन सा फर्स्ट पीरियड, देन सेकेंड पीरियड, फिर यहाँ से आ जाता है हमारे लिए थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड के बाद से ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और फिर ये सेवेंथ पीरियड। 18 ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो 1 2 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14 से लेके 18 तक के ये ग्रुप। तो ये एक ब्लूप्रिंट, एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें तो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये आएंगे एस ब्लॉक के अंडर में। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है मेरा वो हम कहलाता है हमारे लिए एस ब्लॉक। रिमेनिंग बीच का ये जो पोर्शन बचा, यानी कि थर्ड से लेकर ये 12th ग्रुप तक का ये जो हिस्सा, यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, ये हमारे लिए होता है डी ब्लॉक, इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। अब इसके बाद बचता है यहाँ ग्रुप 13 से लेके 18 तक का। तो ग्रुप 13 से लेके 18 तक का ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और यहाँ से फिर डी ब्लॉक में यहाँ 6th पीरियड और फिर यहाँ से फाइनल 7th पीरियड से यहाँ पर दो एक अलग से पीरियड्स नीचे ड्रॉ किए गए होते हैं, शॉर्ट लिस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं इस तरह से। तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं यहाँ पर इसके, इन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात? तो ये एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब देखिए बात करें अगर हम इस पूरे एस ब्लॉक की, तो ये पूरा एस ब्लॉक फर्स्ट से लेकर सेकेंड ग्रुप तक है और इसमें मेटल्स पाए जाते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलॉइड्स सभी पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे एक कंप्लीट ब्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब मिलते हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो इस पूरे डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक में मेनली होते हैं मेटल्स। और एफ ब्लॉक की भी अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक में भी सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं मेरे मेटल्स ही, जिनमें से कुछ नेचुरली अकरिंग है और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, जिन्हें हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो देखिए मेटल्स पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हैं, और इसका मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? मेटल्स। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स, फिर कुछ परसेंटेज में मेटलॉइड्स वगैरह। बात आ गई समझ में? तो ये एक रफ एंड एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट सेकेंड ग्रुप के बाद ये बीच का पोर्शन कुछ खाली है, फिर यहाँ से फर्स्ट पीरियड कंटिन्यू हो रहा है यहाँ 13 वाले ग्रुप से, इसी तरह से फिर सेकेंड पीरियड भी यहाँ से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो ये पीरियड अदर पीरियोडिक टेबल के पीरियड, या इसी तरह से देखिए थर्ड पीरियड भी है। तो ये वाले जितने हैं ना, ये अदर पीरियड्स के कंपैरिजन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले कैसे हैं? छोटे हैं ना, तो इन्हें हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड्स। बात आ गई समझ में? तो ये शॉर्ट पीरियड्स क्यों है? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के छोटे पीरियड्स है रिलेटिव टू अदर पीरियड्स। तो आप याद रखेंगे 1 2 3 तक, फिर उसके बाद फोर्थ पीरियड से मुझे कौन मिलना शुरू हो जाता है? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का। समझ में आ गई बात? तो ये सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको एकदम आप मेमोराइज कर लीजिए। अब हम एक एक ब्लॉक की चलिए सेपरेट स्टडी करते हैं कि आखिर एक एक ब्लॉक के रिलेटिव क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी अभी हम सब ने ये देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर बेसिक होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और किस तरह कितने ब्लॉक्स वगैरह में SPDF, कितने ग्रुप्स, कितने पीरियड्स में ये टेबल डिवाइड है, और किस तरह से एलिमेंट्स को इसमें अरेंज किया गया है। लेकिन एलिमेंट्स को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने का जो फंडामेंटल सिस्टम है, जो बेस है, वो क्या है, इस चीज़ पर हमने अभी तक गौर नहीं किया है। तो अब हम ये सीखेंगे कि वो कौन सा आखिर सिस्टम है जिसको मानते हुए, जिसको फॉलो करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द ओनली सिस्टम जो आज फॉलो होता है
एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अब आप सभी कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर होंगे कि यार आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें एटम के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो एटम के पास है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके किनारे किनारे इस तरह से कुछ शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स। बात आ गई समझ में। अब होता क्या, देखिए इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसका भी एक सिस्टम होता है एटम के अंदर। समझ में आ गई बात। ऐसे सिस्टम क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट जिसे n = 1 कहते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है के शेल, जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होती है, n = 1 या फिर इसे हम कहते हैं के शेल। इसी तरह से सेकेंड को n = 2। n किसको डिपेंड करे, नंबर ऑफ शेल को। ये जो लाइंस आपको यहाँ दिख रही हैं इन्हीं को हम ऑर्बिट या फिर शेल कहते हैं, ऑर्बिट या फिर शेल। बात आ गई समझ में। तो सबसे पहले होता है n = 1 पे के शेल, n = 2 पे उसके बाद होता है l शेल, देन n = 3 पे होता है m शेल, और इसके बाद n = 4 पे होता है n शेल, और इसी तरह से एंड सो ऑन k l m n o p q r, आगे भी शेल्स बढ़ते चले जाएंगे। बट अभी हमें मेन 4 की ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पर 4 ड्रॉ कर रखे हैं। अब देखिए फर्स्ट शेल यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इसके बाद वाले एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 यहाँ पर मैं पूरे नहीं बना रहा हूँ, या फिर चलिए बना देता हूँ, आप लोग भी खुश हो जाइए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन इसके बाद यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ 8 हो गए, फिर इसके आगे वाले एम शेल में 18, फिर उसके बाद एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ये नंबर एटम के अंदर आप क्या देख रहे हैं, फिक्स है। तो एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ये जो फिक्स अरेंजमेंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट फिक्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक, तो हम क्या डेफिनेशन देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पर हम बोलेंगे कि द अरेंजमेंट of electrons inside an atom is known as इलेक्ट्रॉनिक, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप समझ गए। अब ये आइडिया कहाँ से आया, ये जैसे के शेल, के एल एम एन, ये सेल्स वगैरह की नॉलेज हमको सब कुछ हो गई, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सब हमने जान लिया। अच्छा चलिए एक लगे हाथ में आपको यहाँ पर और बता देता हूँ एक बात। किसी भी सेल में अगर आपसे कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे कितने होंगे, कि जैसे यहाँ पर इसमें 2 मैक्सिमम, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है कि किसी भी सेल से एसोसिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2n² के बराबर। ये 2n² क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल। ठीक है, अब जैसे इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए के शेल की अगर हम बात करें तो के शेल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें, के शेल में। तो आप बोलेंगे के शेल के लिए n = कितना है, 1 के बराबर। अब ध्यान से देखिए, मैं इसमें पता करना चाहता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे मालूम है किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n² के बराबर। तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा 2n²। यहाँ n की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, 1 के बराबर। तो 2 × में 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 × 1 कितना होगा, 2 के बराबर। तो आप खुद ही देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और यहाँ पर भी के शेल के अंदर देखिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। इसी तरह से n = 2 के लिए आप कैलकुलेट करिए। तो n = 2 यानी कि L शेल के लिए, तो 2 × में 2 का स्क्वायर, यहाँ n की जगह इस बार हम 2 पुट करके उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 × 2 = 8। तो देखिए n शेल में मैक्सिमम, L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से एंड सो ऑन आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब हम टॉपिक पे आते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया बेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने का, लेकिन इसका आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले ये बात किसके दिमाग में क्लिक की गई होगी कि इस बेसिस पर हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए। तो उस साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोर, जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। नील्स बोर ने सबसे पहले ये बात नोटिस की कि एटॉमिक नंबर जो है उसके हिसाब से एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। ये तो सर हेनरी मोज़ले ने बता ही दिया था, लेकिन इन्होंने ये बोला कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में। सही बात है, ये मैंने आपको कल बताया भी था। लेकिन प्रोटॉन्स जो होते हैं ना किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, वो एटम को छोड़कर जा नहीं सकते हैं। न्यूक्लियस से हम प्रोटॉन्स को निकाल नहीं सकते, ऐसा हम नहीं कहेंगे। निकाल सकते हैं बट जनरली निकलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, फिजन हुआ, इन सब प्रोसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह चेंज होते हैं किसी अदर फॉर्म्स में, तो निकाल तो हम सकते हैं, लेकिन जल्दी ये होगा नहीं। क्योंकि अगर कोई प्रोटॉन ये न्यूक्लियस को छोड़ के जाएगा ना, तो ये न्यूक्लियस इतना रिजिड होता है कि प्रोटॉन के लीव करने की वजह से ये टूटेगा और इसके ब्रेकडाउन से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी ना कि हम झेल नहीं पाएंगे, जिससे बोला जाता है बॉम्ब। समझ में आ गई बात? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसको छोड़ के जल्दी भागेंगे नहीं, मतलब भागने का बस चांस किसके पास है? इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास। यही लीव करके जाएगा यहाँ से। मतलब कहने का ये है कि अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है तो वो किसकी वजह से आता है? इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज होने की वजह से। लेकिन यार हमने तो Z बोला था, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या ये बात गलत है? नहीं, ये बात गलत नहीं है, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? Z के ही ऊपर। जैसे आपने अभी इसके पहले देखा था, मैंने आपको बोला था कि एटम अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कितने, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? Z पर। तो हेनरी मोज़ले सर की भी बात सही है, और नील्स बोर ने जो आइडिया लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स किस एटम के अंदर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के अंदर अरेंजमेंट का सिस्टम किस तरह से है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से है। यही कारण हो सकता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आइडिया था नील्स बोर सर ने लगाया, और ये निकला सुपर हिट, और इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग अरेंज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी है, एकदम याद रखना है, आपको चिपका लेना है कि आइडिया किसका था? ये नील्स बोर का। ठीक है, अब चलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ये तो हम समझ चुके, मतलब कहते किसे हैं, बट इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लिखते किस तरह से, इन सब चीज़ों पे हम गौर करते हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पर, वो ये कि अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा देखें तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस, और ये हो गया उस एटम का एक शेल, या फिर जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। बात आ गई समझ में? अब देखिए ये क्या है मेरे लिए, ये है शेल। सबसे पहले ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? शेल है। अब अगर देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो ये शेल को जब मैंने जूम किया ना, तो ये देखिए जूमिंग पे थोड़ा सा ये ब्रॉड हो गया। अब इस शेल के अंदर आपको ना कुछ और पैटर्न्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये शेल था, अब इस शेल के अंदर ये जो पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम होता है सब शेल। इसका नाम क्या होता है? सब शेल। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं इस सब शेल को भी थोड़ा सा जूम करूं तो इसके अंदर भी आपको एक और नया पैटर्न दिखाई पड़ेगा, जिसका नाम होगा क्या? ऑर्बिटल। इसका नाम क्या होगा? ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है और शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें अलग अलग, ये ऑर्बिट है जबकि ये ऑर्बिटल है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले था शेल, शेल के अंदर कौन था? सबशेल, सबशेल के अंदर कौन है? ऑर्बिटल, और इसी ऑर्बिटल के अंदर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं किसी एटम के अंदर ये जानना चाहूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? सबसे पहले शेल, शेल के अंदर कौन होता है? सब शेल होता है। ठीक है, सब शेल के अंदर कौन होता है? ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। बात आ गई समझ में?
शेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया और N हो गया। कोई डाउट इसमें? K, L, M, N, इनसे हम किसको डिनोट करते हैं? शेल को। अब इसके अंदर होते हैं और सबशेल, शेल के अंदर सबशेल। सबशेल जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स बताए थे SPDF, वो ब्लॉक्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू सबशेल्स। तो सबशेल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? S से, P से, D से और F से। ये SPDF मेरे लिए क्या है? सबशेल्स है। समझ में आ गई बात? अब इसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल। तो अलग अलग सबशेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स के नंबर भी अलग अलग ही होते हैं। बट यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ। देखिए, अगर आपके सामने केवल S मैं लिख दूं यहाँ पर, तो इस S का मतलब आप क्या समझेंगे? ये सबशेल को डिनोट कर रहा है। बिकॉज देखिए, S से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सबशेल को। अगर मैं इसके आगे ऐसे लिख दूं 1S, तो 1S अब किस चीज़ को डिनोट करेगा? अब ये डिनोट करेगा ऑर्बिटल को। बात आ गई समझ में? अब ये किसे डिनोट करेगा? ऑर्बिटल को। मतलब अगर आप समझिएगा, आपके सामने S लिखा हुआ है, तो S मतलब तो सिर्फ सबशेल। लेकिन अगर 1S लिख गया, तो 1S का मतलब क्या? ये जो यहाँ पर आगे नंबर लिखा हुआ है ना, ये n = 1 है। इस 1 का मतलब क्या? ये नंबर ऑफ शेल को बता रहा है। S क्या है? सबशेल है। S क्या है? सबशेल है। 1 क्या किसको बता रहा है? ये नंबर ऑफ शेल को बता रहा है। और ये 1S कंप्लीटली किसको डिनोट कर रहा है? तो ये पूरा पूरा मिलकर डिनोट कर रहा है एक ऑर्बिटल को। समझ में आई बात? 1S का मतलब क्या? फर्स्ट शेल का S ऑर्बिटल। फर्स्ट शेल का S ऑर्बिटल। फर्स्ट शेल का 1S का मतलब 1S ऑर्बिटल का मतलब पहले शेल के जो S वाला सबशेल है ना, उसके ऑर्बिटल की बात हो रही है। समझ में आ गई बात आपको? इसी तरह से एक आध और एग्जांपल देखिए, हम देख लेते हैं। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2P, तो 2P भी अब किसको डिनोट कर रहा है? किसी ऑर्बिटल को। लेकिन किस ऑर्बिटल को? सेकेंड शेल के P सबशेल के किसी ऑर्बिटल को। यानी सिंपली आप क्या कहेंगे कि सेकेंड शेल के P ऑर्बिटल को। बात आ गई समझ में? तो ये कुछ जनरल सी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज अगर आपको ना हो ना, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखने में आपको समझ ही नहीं आएगा ये 1S 2P मतलब ये सब क्या लिखा हुआ है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसे किस तरह से लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आप एकदम क्विकली नोट डाउन कर लीजिए।